हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार रिट आपको पार करनी है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आपका टारगेट है वो 135 प्लस प्रश्न सही करने का होना चाहिए। दोस्तों, आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोस्तों, इसमें देखिए अपन रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए भाग फर्स्ट के अंदर है, इसमें देखिए अलग अलग पार्टों में अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं और ऐसा ही पेपर बनेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 से लेकर 35 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है? तो कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है ये दोस्तों राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है। और ये कहां पर है? तो दोस्तों राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से 27 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है दोस्तों, इस संयंत्र में 6 इकाइयां, कितनी इकाइयां? 6 इकाइयां कार्य कर रही है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ पर्यटन स्थल है। अपने को बताना है कि कौन से जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, सुमेलित करके बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, आपको जो सबसे पहले पता चल रहा होगा उसको मिलान कीजिए। जैसे कि कोलायत है, वो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, तो ये बीकानेर से सुमेलित कर दिया। डीग कहां पर है? दोस्तों डीग भरतपुर में है, तो ये डीग भरतपुर में कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये सोनी जी की नर्सरियां कहां है? दोस्तों सोनी जी की जो नर्सियां है ये दोस्तों अजमेर में है। और पांडुपोल कहां पर है? तो पांडुपोल अलवर में है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? DCBA। DCBA कौन से ऑप्शन में है? तो पहले नंबर के ऑप्शन में ही है। यहां पर अपना पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर रेलवे की जो सुविधा है वो नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का वह स्थान जहां से मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था तथा नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का वह स्थान जहां से मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था तथा नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कालीबंगा से ईंट पकाने के भट्टे प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इस सभ्यता से कच्ची ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग है वो किसके संदर्भ में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सामंतों के संदर्भ में किया गया है, ये सामंतों के अर्थ में। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, त्रिकुटाकृति
का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? बताइए, 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, सभी को पता होगा दोस्तों, मन में आपको उत्तर सोचना है। ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और जैसलमेर दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 9 मंजिला बावड़ी कहां है तथा उसका निर्माता कौन था? 9 मंजिला बावड़ी कहां है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों निमराना अलवर में है। ठीक है, कहां पर है? निमराना अलवर में है 9 मंजिला बावड़ी। और इसके जो निर्माता थे वो था दोस्तों टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, जोगी महल किस किले में स्थित है? जोगी महल कहां पर है दोस्तों? जोगी महल है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये जोगी महल। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। सुमेलित करना है कि कौन से जिले में कौन से वन है वो पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए इसमें सालर के वन, दोस्तों सालर के वन है वो कहां पाए जाते हैं? सालर के जो वन है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों सालर के वन है ये अलवर में पाए जाते हैं। ढाक वन है ये कहां पर पाए जाते हैं? ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सदाबहार वन है ये दोस्तों सिरोही जिले में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन है ये दोस्तों बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो यहां पर DCBA अपना राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नेशनल पार्क नहीं है। तो कौन सा नेशनल पार्क नहीं है वो बताना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, जैसलमेर। अब यहां पर क्या पूछा है अपने को? नेशनल पार्क नहीं है। क्या पूछा है? नेशनल पार्क नहीं है। और अपना पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है तो रणथंभौर नेशनल पार्क सवाईमाधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा, ये तीनों दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है दोस्तों ये कहां पर? तो ये भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों ये जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्रों में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये मृदा है ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा मित्रों। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं कहां उगाया जाता है? तो दोस्तों गैसे गए याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक गेहूं है वो गंगानगर जिले में उगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर जिले में सर्वाधिक गेहूं उगाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात दर 0 से 6 वर्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से 6 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कितना है? तो दोस्तों 919 है। कितना है? 919। अब मैं बात करूं कि 2001 में कितना था? तो दोस्तों 2001 में 927 था और 2011 में घटकर कितना हो गया? 919 हो गया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्या?
देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को अपन या तो झूम कृषि कहते हैं या चिमाता या वालरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चिमाता नाम दे रखा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, चिमाता, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो कौन सा नाम दिया गया है दोस्तों? पूनम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पूनम। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूनम नाम दिया गया है। आगे देखिए मित्रों, यहां पर 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता था सोजतपाली में। कहाँ पर होता था? सोजतपाली में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सोजत की टकसाल से इन सिक्कों का निर्माण होता था, लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों पुर के ताम्रपत्र। क्या है? पुर के ताम्रपत्र। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर के ताम्रपत्र हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है चूंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूंप। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंप कहा जाता है मित्रों। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर बताना है, और आप इसको अच्छा प्रश्न है वो बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। उसने अपने गजनवी आक्रमण को, मतलब उसके राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया था दोस्तों, किसने? अर्णोराज ने। तो यहां पे असफल जो दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तीसरा देखिए, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था जगदेव और इन्होंने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत कौन सा है, अपने को यहाँ पे सत्य कथन बताना है। सत्य कथन पहला, तीसरा और चौथा है। दूसरा अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये इसमें क्या है? सत्य है। 20 नंबर प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे अपन बीसल देव के नाम से भी जानते हैं, इनको कटिबंधु की उपाधि भी दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें, बताइए दोस्तों। अब यहां पर देखिए 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 विषय विशेषज्ञ,
ठीक है, ये सारे के सारे थे दोस्तों। जयपुर का एक शासक था जिसका नाम था सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, उसके दरबार में थे दोस्तों। तो यहाँ पे आप दोस्तों सवाई प्रताप सिंह कर लेना, ठीक है, सवाई प्रताप, प्रताप तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनके आगे सिंह और लगा लेना, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे, ठीक है, और ये जयपुर के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, एनटीपीसी अंता एक, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अंता गैस विद्युत परियोजना, अंता गैस विद्युत परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान के अंता 12 जिले में स्थित है, ठीक है। कहां पर है? 12 जिले में। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो वो है सांप्रदायिक सद्भाव। क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मैथेरन किस कला की प्रसिद्ध लोक कला है? मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है मैथेरन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथेरन बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर जिले की लोक कला है। 25 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या पूछा है कि पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। देखिए, पटेलिया बिछियो लालर, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि पटेलिया बिछियो लालर क्या है? तो ये लोकगीत है मित्रों, ठीक है। अब यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है वो पूछा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुर्जा, ठीक है। कुर्जा प्रवासी पक्षियों को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों, याद रखना, अलगोजा है, ठीक है। कौन सा है? अलगोजा है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति के लोग हैं वो दोस्तों इसको बजाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था? बताइए, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? उसको कहते थे दोस्तों, बताइए, उसको बोलते थे छाबदार। क्या बोलता था? क्या बोलते थे? छाबदार बोलते थे दोस्तों उसको। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष, ठीक है, जिसको अपन समी वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा का प्रावधान है ये दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि विजयादशमी के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों छीतर पैलेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छीतर पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस को जाना जाता है। उम्मेद भवन पैलेस को छीतर पत्थर से बनने के कारण इसे छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गैर नृत्य। गैर नृत्य है ये दोस्तों पुरुषों का नृत्य है, ठीक है। और ये फाल्गुन महीने में दोस्तों भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है,
और 15 दिनों तक ये नृत्य चलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को अपन ने पढ़ना है और अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप देखिए वे अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे, बिल्कुल सही है। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। दूसरा देखिए उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बताइए कौन से प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल है। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कलकत्ता में की गई थी, याद रखना है आपको। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो मग्गाराम वैद्य ने की थी, ये भी याद रखना है। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने किया था। दोस्तों आप सभी को पता है 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और शुरुआत में इसका नेतृत्व है दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। उसके बाद में दोस्तों विजय सिंह पथिक आ गए थे और उसके बाद में दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा वगैरह ये आ गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1913 की बात की गई है, तो 1913 में साधु सीताराम दास ही थे इसके नेतृत्व करता, और 1915-16 के अंदर फिर आ गए थे दोस्तों कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्णा दिवस, ये दोस्तों मारवाड़ में मनाया गया। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया था। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक कांड हो गया था 1935 में। कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का दोस्तों राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से इसका अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, और काफी लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताइए दोस्तों, जब राजस्थान का विलय हो रहा था, ठीक है, उस समय बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने दोस्तों राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे अपन भाग 2 में देखिए क्या पढ़ेंगे। सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल दे रहा हूं। ठीक है, इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। देखिए भाग 2 के अंदर भाग 1 अपन ने पढ़ लिया, भाग 2 में देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों इसमें वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों जांगल देश के नाम से बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जांगल देश के नाम से नाम तो सुना ही होगा। देखिए इसमें करीबन जो भाग सेकंड है इसमें करीबन 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश दोस्तों बीकानेर के क्षेत्र को कहते थे पहले। ठीक है,
तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो जाना जाता था दोस्तों जांगल देश के नाम से। तो यहां पे बीकानेर, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज सिंह प्रथम ने। राज सिंह प्रथम ने दोस्तों नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों राजा दिग्वने। राजा दिग्वने दोस्तों टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहां पर है, तो ये डीडवाना नागौर में है दोस्तों। कहां पर है, डीडवाना नागौर के अंदर। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट में शोध केंद्र है। सूची फर्स्ट में क्या है, शोध केंद्र है, ठीक है। एक तरफ शोध केंद्र, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है। यहां पर देखिए दोस्तों धनिया, दोस्तों सर्वाधिक धनिया उत्पादक जो केंद्र है वो कौन सा है, तो वो है अजमेर। कौन सा है, अजमेर है मित्रों। और अश्व अनुसंधान केंद्र या अश्व शोध संस्थान ये कहां पर है दोस्तों, ये बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में। और भेड़ अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों अविकानगर टोंक में है। अविकानगर टोंक में है। तो यहाँ पे कोटा दे रखा है, अच्छा टोंक नीचे दे रखा है, ठीक है, टोंक नीचे दे रखा है। धनिया अजमेर में, अश्व बीकानेर में, सरसों भरतपुर में और भेड़ अविकानगर टोंक में है। कोटा इसमें किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर सुमेलित करें तो क्या आ जाएगा इसमें 1 3 2 5, 1 3 2 5 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 5 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर के ऑप्शन में है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के या लाभ पाने के पात्र है, पालनहार योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब यहां पर अपने को क्या करना है दोस्तों, कूट भाषा में उत्तर देना है। कूट भाषा में उत्तर देना है। यहां पर देखिए पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे आते हैं, बिल्कुल सही है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे आते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता पिता के बच्चे या विधवा माता के बच्चे वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों तीनों ही है वो इसमें कथन है वो सत्य है। ये तीनों के तीनों पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, सत्य है। 43 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को हुई थी। अब देखिए असत्य कथन बताना है अपने को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए असत्य कथन, अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कूट भाषा में अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को हुई थी, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत है ये 30 नवंबर को तो हुई थी, लेकिन 2018 नहीं 2016 को हुई थी दोस्तों इस योजना की शुरुआत। तो अपना पहला गलत हो गया,
ठीक है। दूसरा देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके शिशुओं जो 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों में सुधार करने से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, इसमें दूसरा और तीसरा तो सत्य है, अपने को असत्य कथन पूछा है तो इसमें कौन सा असत्य है, तो दोस्तों पहला कथन असत्य है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री दे रखा है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित कार्यकाल दे रखा है। अब यहां पर देखिए जगन्नाथ पहाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो दोस्तों उनका कार्यकाल था 1980 से लेकर 1981 तक, ठीक है, 1980 से लेकर 1981 तक। बरकतुल्ला खान जब मुख्यमंत्री थे तो इनका कार्यकाल था दोस्तों 1971 से 1973 तक, 1971 से 1973 तक इनका कार्यकाल था। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब इनका कार्यकाल था दोस्तों 1977 से 1980 तक, 1977 से 1980 तक इनका कार्यकाल था। और मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल था वो 1954 से 1957 तक था। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 1 2 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 2 4 यहां पे आप कूट भाषा में कर सकते हैं, 3 1 2 4, ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बताइए, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 तो है अनुसूचित जाति के लिए और 34 है अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षित है। तो यहां पर अपना इसमें देखिए उल्टा बता दिया मैंने आपको। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित दोस्तों जाति के लिए तो है 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 25, ठीक है। यहां पर अपना इसमें ये 34 और 25 यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र है वो किसे दे सकता है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देगा दोस्तों। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यह है दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल, ठीक है। तो यहां पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश ने, यानी कि ये प्रथम और द्वितीय स्थान दोनों का ही है, इन दोनों ने सर्वप्रथम पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में देश में कौन सा स्थान है, डीबीटी के मामले में कौन सा स्थान है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डीबीटी के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, सही उत्तर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं, राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहते हैं चारण साहित्य को राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य कहते हैं। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चारण साहित्य। आगे देखिए, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, बताइए कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालकों से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक है निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक होती है इसमें। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय स्थित है। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय स्थित है तो ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग है। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग कौन सा है? तो दोस्तों वो संभाग है वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिवीरा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सिवीरा का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सिवीरा जो एक पत्रिका है, ठीक है, मासिक पत्रिका है ये, और इसका जो प्रकाशन है ये माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा किया जाता है दोस्तों इसका प्रकाशन। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कुछ प्रश्न है ये रिपीट हुए हैं। चारण साहित्य आएगा इसमें, डी नंबर वाला ऑप्शन आएगा। निःशुल्क इसमें 14 वर्ष तक आएगा। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय ये जोधपुर में है। वर्तमान में शैक्षिक संभाग वाला जिला उदयपुर में। सिवीरा पत्रिका का प्रकाशन निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा। यह आ गया दोस्तों 57 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, वर्तमान में सीरेट के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में सीरेट के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए ECCE, NPEP, WIF, SP, ये सभी के सभी। देखिए मैं अगर बोलूं तो यहां पर ये तीनों के तीनों जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये सीरेट द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए, MHRD द्वारा किस संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? बताइए, MHRD द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डाइट को लाइट हाउस कहा गया है। ठीक है, डाइट को लाइट हाउस कहा गया है। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वर्तमान स्वरूप कब प्रदान किया गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वर्तमान स्वरूप है ये दोस्तों प्रदान किया गया सन 1973 में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की तर्ज पर यह कार्य कर रहा है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका है? IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका है? राइट आंसर हो जाएगा अकादमिक नियंत्रण है ये दोस्तों कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर का है।
ठीक है, ये नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर का है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो प्रथम राज्य है दोस्तों राजस्थान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 63 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ किया गया। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2007-8 में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ है वो किया गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रबंधन का जो गुरु है ये माना जाता है दोस्तों पीटर ड्रेकर को। पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का गुरु माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाओगे तो वहां पे ऑल का निशान आएगा, तो आप वहां पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारी की सारी जो क्लासें हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए भाग फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया जिसमें अपन ने 35 क्वेश्चन पढ़े। भाग सेकंड के अंदर अपन ने 30 क्वेश्चन पढ़े। अब अपन यहाँ पे भाग थर्ड पढ़ेंगे और इसमें अपन सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? बताइए, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों वो अभिप्राय है वो है दोस्तों, देखिए बुद्ध धम्म एवं संघ को सम्मिलित किया गया है त्रिरत्न में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैत्रेय को भावी बुद्ध की संज्ञा है वो दी गई है, याद रखना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कहलाता है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं दोस्तों सम्यक दृष्टि। क्या बोलते हैं उसको? सम्यक दृष्टि। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि में 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख की समाप्ति, ठीक है। ये 4 है। पहला दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख की समाप्ति, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक मृण मूर्ति में मानव धड़ और पशु का सिर दिखाया गया है, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? एक मृण मूर्ति में मानव धड़ और पशु का सिर दिखाया गया है, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोथल से। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल सभ्यता में एक मृण मूर्ति में मानव धड़ व पशु का सिर है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की मैकियावेली कही जाती है। भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, चाणक्य द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को दोस्तों भारत की मैकियावेली कही जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ लेख अवस्थित है। सारनाथ स्तंभ लेख अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ये गलत है। सारनाथ स्तंभ लेख ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, तो आप यहाँ पे यूपी कर लेना, ठीक है। सारनाथ स्तंभ लेख अवस्थित है तो ये दोस्तों यूपी में स्थित है।
ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है, ठीक है, वो कौन सा है? बताइए। 4 ऑप्शन है वो दोस्तों यहां पर दे रखे हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, केसरिया जो स्तूप है, केसरिया जो स्तूप है, ये दोस्तों सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, केसरिया स्तूप। सारनाथ मत कर देना, केसरिया स्तूप इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें उलेमा संबंधित है, तो ये उलेमा किससे संबंधित है? उलेमा दोस्तों, ये जो उलेमा है, ठीक है, ये अमीरों के बाद मुसलमानों में दूसरा प्रभावशाली वर्ग उलेमा था, ठीक है। तो ये उलेमा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मुस्लिम धर्म था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिवाना विजय कब प्राप्त हुई? दोस्तों सिवाना पर विजय है वो 1308 में प्राप्त हुई थी अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर 1311 के अंदर जालोर पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे 1308 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों ये किसके साथ भारत आया था? तो ये दोस्तों मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, 1887 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में किस समिति की स्थापना की? 1887 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में किस समिति की स्थापना की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी समिति की स्थापना की थी लंदन के अंदर दादाभाई नौरोजी ने? तो दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों ये विभाजन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण नियम है ये दोस्तों न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन करके कितने नियम प्रतिपादित किए? केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन करके कितने नियम प्रतिपादित किए? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए, ठीक है। कितने नियम? 3 नियम प्रतिपादित किए। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहिर्मंडल में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सौभ मंडल। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सौभ मंडल। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ध्रुवीय पवनें कितने अक्षांश के बीच चलती है? ध्रुवीय पवनें कितने अक्षांश के बीच चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य ये ध्रुवीय पवनें हैं ये चलती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 60 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य ध्रुवीय पवनें चलती है। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित राज्य हैं, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सॉरी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये देखिए एटलस पर्वत है ये अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में ये स्थित है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकु वन। तो दोस्तों ये सभी क्या है? जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रेडियर पशु कौन से प्रदेश का है? रेडियर पशु कौन से प्रदेश का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें टुंड्रा प्रदेश का है दोस्तों ये रेडियर पशु। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए काजरी संबंधित है। तो दोस्तों ये काजरी किससे संबंधित है? काजरी दोस्तों ये वन संपदा से संबंधित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1959 को हुई थी जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 सितंबर 2005 को। 4 सितंबर 2005 को बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना हुई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है वर्षा के आधार पर कौन सी कृषि की जाती है? वर्षा के आधार पर कौन सी कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंचाई कृषि की जाती है वर्षा के आधार पर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है अधिक जनसंख्या एवं कम भूमि संसाधन वाले राष्ट्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी है? अधिक जनसंख्या एवं कम भूमि संसाधन वाले राष्ट्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गहन कृषि। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि। ठीक है, आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद होगा। शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद होगा तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वो होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद 21 का है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद होगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उपाधियों का अनुच्छेद 18 में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान में एकल नागरिकता का संप्रत्यय लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 143। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143। आगे देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर यह आधारित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? बताइए कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विदेशी कूटनीतिज्ञों से संबंधित विवाद। विदेशी कूटनीतिज्ञों से संबंधित विवाद ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था? सन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से पहला राज्य कौन सा था? तो पहला तो दोस्तों इसमें राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची है ये किसके कार्यों से संबंधित है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत से ये संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों सॉरी इसमें देखिए 12वीं अनुसूची का पूछा है, 11वीं अनुसूची का नहीं पूछा। ठीक है दोस्तों 11वीं अनुसूची है ये 11वीं अनुसूची तो ग्राम पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है तो यहाँ पे नगर पालिकाओं से संबंधित कर लेना आप। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर।
ठीक है, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को किस अधिकार द्वारा सुरक्षित किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को किस अधिकार द्वारा सुरक्षित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। तो दोस्तों जिलाधीश क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिलाधीश है ये रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता है वो दोस्तों महापौर या मेयर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मेयर दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? राइट आंसर हो जाएगा 20 स्थान आरक्षित है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 20 स्थान आरक्षित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, भू राजस्व का एकत्रीकरण, आय का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रख रखाव। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कलेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है? तो वो है कानून व्यवस्था का रख रखाव। देखिए एक मिनट, कानून व्यवस्था तो बनाए रखता है कलेक्टर। ठीक है, और भू राजस्व का एकत्रीकरण भी करता है। ठीक है, यहाँ पे भू दस्तावेजों का रख रखाव भी करता है। आय का एकत्रीकरण नहीं करता दोस्तों, आय का एकत्रीकरण है ये नहीं करता। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैश्वीकरण से तात्पर्य है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वैश्वीकरण से तात्पर्य है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण से है। ठीक है, तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वैश्वीकरण से तात्पर्य है। आगे देखिए, सेज क्या है? सेज क्या है दोस्तों? सेज ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए, सुमेलित करना है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। मूल अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों समता का अधिकार, समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो दोस्तों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 25 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होना चाहिए 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है? ऑप्शन में सी नंबर वाले ऑप्शन में है, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द से हुई है। बैंक शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ये बैंको शब्द से हुई है, बैंको शब्द से। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 किस आयु के लिए है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 किस आयु वर्ग के लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आयु है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक प्रीमियम राशि है 12 रुपए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 12 रुपए है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार। आगे देखिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है विनोद कुमार सिन्हा। कौन है? विनोद कुमार सिन्हा है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन क्या है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए नीति आयोग, यहाँ पे नीति आयोग कर लेना, बी नंबर के ऑप्शन में आपको नीति आयोग करना है। योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो यहाँ पे नीति आयोग कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, बीएमआई का विस्तार रूप है। बीएमआई का विस्तार रूप है तो वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। आगे देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कब अस्तित्व में आया? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कब अस्तित्व में आया? यह अस्तित्व में आया दोस्तों वर्ष 2001 में। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ई नाम पोर्टल संबंधित है। ई नाम पोर्टल संबंधित है तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है दोस्तों, ये ई नाम पोर्टल। ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है ये। आगे देखिए, यहां पर 120 नंबर का प्रश्न है, किसान कलेवा योजना प्रारंभ हुई। बताइए, किसान कलेवा योजना कब प्रारंभ हुई? ये योजना है ये दोस्तों 2014 में। दोस्तों 2014 में ये प्रारंभ हुई थी किसान कलेवा योजना। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, 121 नंबर का प्रश्न है, सूफियों में से किसे तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी? सूफियों में किसे तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी? तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया को तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी। और ये पदवी किसने दी थी? तो ये अमीर खुसरो ने दी थी। तो यहाँ पर तुर्क-अल्लाह की जो पदवी है ये दोस्तों अमीर खुसरो को दी गई थी शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो को दी गई थी ये तुर्क-अल्लाह की पदवी। आगे देखिए, 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बताइए, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष है वो कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, हिंदू पथ किसे कहा जाता है? दोस्तों हिंदू पथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ। आगे देखिए, 124 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 125 नंबर प्रश्न है, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो की थी किसने? तो ये विलियार्ड लिब्बी ने की थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के ये 60 प्रश्न थे, ये मैंने करवा दिए हैं। अब अपना भाग 4 आता है जिसमें शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा बताइए दोस्तों? वो कहलाएगा प्रतिभाशाली। क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? तो कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के परीक्षण है वो बनाए जा सकते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है,
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है योकम एवं सिम्पसन का, योकम एवं सिम्पसन का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयु विकास है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयु विकास। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को स्मरण या ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रश्न पूछना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछना। आगे देखिए, प्रायोजना विधि का स्वरूप भारत में कहाँ मिलता है? प्रायोजना विधि का स्वरूप भारत में कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मिलता है बेसिक शिक्षा प्रायोजना में, बेसिक शिक्षा प्रायोजना में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान पद्धति की योग्यता नहीं है? कौन सी व्याख्यान पद्धति की योग्यता नहीं है? तो वो है दोस्तों, देखिए बाल केंद्रित विधि है, ये व्याख्यान पद्धति की योग्यता नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चिंतन में सहायक होती है। बताइए चिंतन में सहायक होती है, बताइए क्या सहायक होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, तीनों होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाग 5, इसमें देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। 136 नंबर देखिए, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया? किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? तो कौन सा रूप आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आंखों का रंग। कौन सा? आंखों का रंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंखों का रंग है ये आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। आगे देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है वो क्या है? तो दोस्तों देखिए, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, ये है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोलमेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? गोलमेन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो दोस्तों उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन, ये सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता है। बताइए सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो दोस्तों लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, ये सभी क्या है? ये सृजनात्मकता की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेस्लो एवं रोजर्स। मेस्लो एवं रोजर्स, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, संतुलित, एकीकृत एवं सामंजस्य पूर्ण विकास, नियमित दिनचर्या है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता है, लेकिन वास्तविकता की अस्वीकृति ये नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 144 नंबर प्रश्न है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। तो यह मूलभूत अवधारणा है, तो दोस्तों ये रचनात्मक उपागम की मूलभूत अवधारणा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? नैतिक विकास के तत्व कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सावेगिक तत्व है, व्यवहारात्मक तत्व है, संज्ञानात्मक तत्व है, ये सभी नैतिक विकास के तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी विकल्प इसमें सही है। अब देखिए, भाग 6 में अपना सूचना तकनीकी से संबंधित ये प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। 146 नंबर का प्रश्न देखिए, HTML में दोस्तों यहाँ पे देखिए नोज हेड प्रतीक, तो ये क्या है? ये नोज हेड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए, ये नोज हेड प्रतीक रेखा के गहरे यानी कि डार्क ग्रे रंग में प्रदर्शित करता है। तो यहां पर देखिए, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डिबगिंग। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एपीआई का पूरा रूप क्या है? एपीआई का पूरा रूप है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये है एपीआई की फुल फॉर्म। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 149 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर का। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेब ब्राउजर का। आगे देखिए, विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, लेवल 2 में SST से संबंधित मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से या रिट SST मॉडल पेपर के नाम से, वहां आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।